गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे बेसिक लर्नर हो या एडवांस इंग्लिश लर्नर हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो आपको पता होगा कि इन हेल्पिंग वर्ब बिना, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन हेल्पिंग वर्ब के बिना आप कोई सा भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को नहीं बना सकते हो। आज मैं आपको ऑल वर्ब्स करवाने वाली हूँ एक ही वीडियो में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो। सभी चीज मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। आज मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के बिना, इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप अपने सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हो। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। गाइज, बिलीव मी, ये आप नहीं जानोगे तो इंग्लिश बोलना ही छोड़ दो। इनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, एक एक करके इन सारे हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में जानते हो और प्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि हमें आज इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को समझ में आ जाए और इनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में कर पाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इज एम आर। शायद आपको इससे से बहुत सारे वर्ब्स आते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको नहीं आते होंगे। तो आज जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो नहीं आते हैं उन्हें आप सीख भी लोगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है, पूरे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, एक ही सेंटेंस को कितने तरह से हम बना सकते हैं सभी चीजें बताऊंगी। तो इज एम आर, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall, will be, will have, should, ought to, should be, should have, is, am, are to, has, have to, was, were to, had to, will have to, can, would, used to, would have to, should have had, may, might, must, could, should, must have, वुड बी। ये सारी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना स्पोकन इंग्लिश में, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक भी हेल्पिंग वर्ब से, एडवांस भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि सभी चीजें हैं, सभी चीज कवर करवाऊंगी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं किस तरह से आपको समझा रही हूँ, आपको एकदम ध्यान से समझना है। ओके, तो सबसे पहले है इज एम आर। हो सकता है आपको इज एम आर पता होंगे, लेकिन इज एम आर का किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है सभी तरह के सेंटेंसेस में आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आप लोग जानते होंगे इज एम आर का पहला यूज होता है सिंपल सेंटेंसेस में। जब हम सिंपल सेंटेंसेस किसी के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो वहां पर इज एम आर का यूज कर देते हैं। सेकेंड यूज होता है जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज करते हैं, जब कोई काम कंटिन्यू चलता है। राइट, आपने सीखा है, टेंसेस भी आपको आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी आते हैं, तो आप समझ सकते हो। अगर आप नहीं भी जानते होगे ना तो भी आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और थर्ड इज एम आर का यूज होता है पेसिव वाले सेंटेंसेस में। जब पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव वाले सेंटेंसेस बनाते हो तो वहां पे आपको इज एम आर से सामना करना पड़ सकता है। तो इसे सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सभी तरह के सेंटेंसेस करवाऊंगी। सबसे पहले देखिए आपका सेंटेंस है, वह एक लेखक है। तो यहाँ पे आप उसके स्टेट को बता रहे हो ना, उसकी पोजीशन को बता रहे हो कि वह एक लेखक है। अगर हम इस सेंटेंसेस को यहाँ देखें, इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है ताकि जिन स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती है वो भी इन वीडियो का फायदा ले सके, वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, तो वह एक लेखक है। अगर इसकी इंग्लिश आप बनाने जाओगे तो क्या बनाओगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, जो आपको आते हैं आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो नहीं आते हैं वो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो वह एक लेखक है, इसे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो वह किसी बॉय की बात करे ना, अगर गर्ल की बात करते तो बोलते वह एक लेखिका है ना। तो ये बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही इज अ। लेखक को बोला जाता है राइटर, ही इज अ राइटर, वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर, या फिर ऑथर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस आपने बना लिया। अब ये सेंटेंसेस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं सब्जेक्ट चेंज कर करके, वो देखिए। पहले तो हम किसी बॉय की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही इज अ टीचर। अगर किसी गर्ल की बात करेंगे तो बोलेंगे सी इज अ राइटर, वह एक लेखिका है, सी इज अ राइटर। वह एक लेखक है, अगर बॉय की बात की तो ही इज अ राइटर, वह एक लेखिका है तो सी इज अ राइटर। इस तरह से आप समझिएगा। अगर मे का यूज करते हैं यानी कि आई का यूज करते हैं, मैं एक लेखक हूं,
तो हम क्या बोलेंगे, आई एम अ राइटर, या मैं एक लेखिका हूँ, आई एम अ राइटर। यू का यूज करेंगे, तुम एक लेखक हो तो बोलेंगे यू आर अ राइटर। वी का यूज करेंगे, हम लेखक हैं, वी आर राइटर। अगर दे का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे वे लोग लेखक हैं, दे आर राइटर। अगर रोहन किसी नाम का बात करते हैं, रोहन एक लेखक है, रोहन इज अ राइटर। अगर रोहन और रवि दो व्यक्ति का नाम बोलते हैं, रोहन और रवि लेखक है, रोहन एंड रवि आर राइटर। ओके, और एक चीज मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया एक सेंटेंसेस को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। और एक चीज, ही सी की बात करो तो इसके साथ आप लगाना इज। ओके, यू की बात करो तो इसके साथ लगाना आप एम। यू वी दे की बात करो तो इसके साथ आप लगाना आर। और रोहन, जब किसी एक व्यक्ति यानी कि सिंगल व्यक्ति की आप बात करते हो ना, तो वहां पे हमेशा इज का यूज होता है। और जब वही डबल व्यक्ति की बात करोगे तो यहाँ पर आर यूज हो जाता है। तो ये आपको अगर क्लियर होंगे ना तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट कौन सा टेंस है, मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि इसमें जो काम आपका चल रहा है वो काम आपका कंटिन्यू चल रहा है, राइट। इसमें आपका काम कोई कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि लगातार चल रहा है। तो जब कोई काम लगातार चलता है यानी कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है आ रहा है यानी कि प्रेजेंट का है, और कंटिन्यू चल रहा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये सेंटेंसेस के बनाने के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई लिख देंगे। आई के साथ हम लोगों ने देखा कि एम लगता है, तो एम हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो पढ़ाने को बोला जाता है टीच, और टीच में आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर करके बनाए कि वह पढ़ा रही है, वह पढ़ा रही है, गर्ल की बात करते तो बोलेंगे सी इज टीचिंग। क्यों, क्योंकि सी के साथ इज लगता है। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। वे लोग पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। रोहन पढ़ा रहा है, रोहन इज टीचिंग। रोहन एंड रवि पढ़ा रहा है, रोहन एंड रवि आर टीचिंग। ठीक है, तो एक सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाया जा सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग को पीटा जाता है। हम लोग को पीटा जाता है, तो यहाँ पर कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, आप ऐसा कहना चाहते हो। यहाँ पर इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है, कौन पीट रहा है ये बात आपने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि हम लोग को पीटा जाता है, लेकिन हम लोग को कौन पीटता है ये आपने नहीं बताया। यानी कि ये आपका सेंटेंस आपको समझ में आ गया, पेसिव वाला सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपका पेसिव है, जहां पर कोई काम किया जाता है लेकिन कौन करता है इसके बारे में पता नहीं होता है। और ता है ती है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पेसिव आप बनाते हो तो इसमें इज एम आर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम लोगों को पीटा जाता है, हम लोग यानी कि वी के साथ तो आप जानते हो कि वी के साथ आर लगता है, वी आर। और पेसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पीटना यानी कि बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। वी आर बीटन, हम लोगों को पीटा जाता है, वी आर बीटन। अब आपका क्या काम है, आप जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करो। अब सब्जेक्ट चेंज कर करके आप इसे ट्रांसलेट करो। सबसे पहले अगर ही की बात करते हैं, उसे पीटा जाता है, उसे कौन पीटता है नहीं पता, सिर्फ इतना हम लोगों ने बताया कि उसे पीटा जाता है, बोलेंगे ही इज बीटन। उसे पीटा जाता, अगर गर्ल की बात करते हैं तो बोलेंगे सी इज बीटन। मुझे पीटा जाता है, लेकिन मुझे कौन पीटता है मैंने ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। तो जब भी आप इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख लेते हो ना, तो आप एकदम समझ जाना कि ये सेंटेंस पेसिव का है। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। वे लोगों को पीटा जाता है या फिर उन्हें पीटा जाता है तो बोलेंगे दे आर बीटन। रोहन को पीटा जाता है, रोहन इज बीटन। रोहन और रवि को पीटा जाता है, रोहन एंड रवि आर बीटन। ओके, तो इस तरह से एक सेंटेंसेस से लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस जब आप बनाने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपके सेंटेंसेस आने लगेंगे माइंड में, और आप उसे इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब बच्चों को कौन पढ़ाता है आपने नहीं बताया, टीचर पढ़ाता है या बच्चों के माता पिता पढ़ाते हैं या फिर बच्चों के भाई बहन पढ़ाते हैं, ये आपने नहीं बताया। आपने सिर्फ इतना बताया कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि ये भी सेंटेंसेस आपका पेसिव का सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं बच्चों यानी कि चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों की आप बात कर रहे हो तो चिल्ड्रन का यूज करेंगे, और चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे की बात कर रहे हो तो आर का यूज होगा, चिल्ड्रन आर। और पढ़ाना यानी कि टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म, पेसिव में थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ये सब्जेक्ट को चेंज कर करके आप इसे फ्रेम कर सकते हो। तो आपका यही होमवर्क रहेगा, जैसे मैंने अभी 3 सेंटेंसेस को बनाया ना सब्जेक्ट चेंज कर करके, वैसे ही आपको सब्जेक्ट चेंज कर करके एक ही सेंटेंसेस को बार बार फ्रेम करने हैं। इस तरह से क्या होगा, आपके माइंड में स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे और आप कोई सा भी सेंटेंसेस फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो आप मुझे जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप इसे ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसे प्रैक्टिस किया है या नहीं। ओके, तो ये इज़-एम-आर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इज़-एम-आर का 3 जगह यूज़ किया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस, पेसिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे अभी जो मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया, सिंपल भी समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी समझ में आ गया, पेसिव भी समझ में आ गया, कैसे एक सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं ये भी समझ में आ गया। तो ये आपको फटाफट फ्रेम कीजिए। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आप फटाफट फ्रेम कीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी फ्रेम करती हूँ, आप भी जल्दी जल्दी फ्रेम कीजिए, मुझसे पहले आपको फ्रेम करने हैं। ओके, आप घर पर हो, मैं ये नहीं बताऊंगी इसमें कौन सी कंडीशन शो कर रहा है, ये कॉन्टिन्यू चल रहा है या फिर पेसिव है या फिर सिंपल सेंटेंस है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद समझना और इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, मैं इसका आंसर कमेंट में चेक कर लूंगी। आप घर पर हो तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू आर एट होम। ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, इनका इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे 50% की अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड होते हैं। किसी की पोजीशन, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, वह सो रही है, इस सेंटेंसेस को बनाएंगे सी इज़ स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। आपको क्या सिचुएशन है, कहाँ पर कैसे यूज करना है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे पढ़ाया जाता है, तो ये सेंटेंसेस को मैं बोलूँगी आई एम टॉट। टॉट क्यों यूज किए ये आपको पता चल गया ना। अब बताइए तो मुझे पढ़ाया जाता है कौन सा टेंस है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा सेंटेंस कैसे होता है। आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को देखकर पहचान जाओगे कि ये पेसिव है या कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट है सीता नहीं टहल रही है। सीता नहीं टहल रही है, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम बोलेंगे सीता इज नॉट वॉकिंग। सीता इज नॉट वॉकिंग, सीता नहीं टहल रही है, सीता इज नॉट वॉकिंग। तो ये हमारा इज़-एम-आर वाला कॉन्सेप्ट था। पहले स्लाइड में हम लोगों ने उसे डिटेल में समझ लिया और दूसरे वाले सेंटेंसेस में हम लोगों ने सेंटेंसेस को फ्रेम कर लिया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, ये कॉन्टिन्यूअस था, ये पेसिव था, ये कॉन्टिन्यूअस था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन से हेल्पिंग वर्ब है हमारे। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारे वॉज वर। वॉज वर को हम सीखते हैं। जैसे आपने इज़-एम-आर का यूज़ किया ना, वैसे वॉज वर होते हैं। कौन कौन से कंडीशन में यूज़ होते हैं, पहला आप स्टेट ऑफ बीइंग, किसी के पास स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाओगे तब आपको वॉज वर का यूज़ होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो वॉज वर का यूज़ होगा। और आप पेसिव, जब आप पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव बनाओगे तो वहाँ वॉज वर का यूज़ होगा। कैसे होगा, चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं गलत था, तो आप अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट को दिखा रहे हो कि मैं गलत था, आप जहाँ सही थे मैं गलत था। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई वॉज रॉन्ग।
आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। अब इसी तरह से हम सब्जेक्ट को चेंज कर करके बनाए तो वह गलत था, किसी बॉय की बात करें वह गलत था तो बोलेंगे ही वॉज रॉन्ग। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसके साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब आते हैं, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं तो सभी कुछ सीखते जाएंगे। सबसे पहले आपका ही और सी की बात करते हैं तो इसके साथ ही सी, एक मिनट मैं सभी को एक साथ कर देती हूँ। अगर आप ही सी और आई तीनों की बात करते हो तो यहाँ पे लग जाते हैं वॉज। ओके, अगर आप यू वी दे की बात करते हो तो यहाँ पे लग जाते हैं वर। और अगर एक व्यक्ति की नाम की बात करो यानी कि हमेशा याद रखना सिंगल व्यक्ति की बात करो तो वॉज लगते हैं पास्ट में, और जब वही डबल व्यक्ति की बात करोगे तो वहाँ पे लग जाते हैं वर। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आई के साथ भी वॉज का यूज होता है। ठीक है, तो मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। अगर सब्जेक्ट चेंज करें वह गलत था, बॉय की बात करते हैं वह गलत था, ही वॉज रॉन्ग, वह गलत थी, सी वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग, तुम गलत थे, यू वर रॉन्ग, हम गलत थे, वी वर रॉन्ग, वे लोग गलत थे, दे वर रॉन्ग, रोहन गलत था, रोहन वॉज रॉन्ग, रोहन एंड रवि गलत था, रोहन एंड रवि वर रॉन्ग। ओके, सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं बोल बोल कर। नेक्स्ट है आप खाना खा रहे थे। आप खाना खा रहे थे, इस वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये सेंटेंसेस आपके कौन से टेंस के हैं? तो यहाँ पर कोई काम, खाना खाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इस सेंटेंसेस में आपकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, कोई चीज़ कंटिन्यू हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसे हम कैसे फ्रेम करेंगे? आप यानी कि यू के साथ लग जाता है वर और उसके बाद लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है आपके सेंटेंसेस में? एक्शन क्या हो रहा है? खाने का एक्शन हो रहा, यानी कि खाने को बोला जाता है ईट, और ईट में लगा देंगे ING तो ईटिंग हो जाएगा। और क्या खा रहे? खाना, यानी कि फूड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया यू वर ईटिंग फूड। तो आप खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। इस तरह से अगर आप सब्जेक्ट चेंज करें, वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही थी, सी वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड, तो हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड, वे लोग खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड, रोहन खाना खा रहा था, रोहन वॉज ईटिंग फूड, रोहन और रवि खाना खा रहा था, रोहन एंड रवि वर ईटिंग फूड। ओके, इस तरह से आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है उसे पीटा गया था। गया था का ऐसा वाला गया था मतलब उसे पीटा गया था, आप ऐसे बोल रहे पास्ट में उसे पीटा गया था, यानी कि पास्ट सिंपल का हमारा सेंटेंस है। और पास्ट सिंपल का हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हमें वॉज या वर का यूज़ किया जाता है। ये हमारे पेसी वाले सेंटेंस है, इसमें वॉज वर का यूज़ किया जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो उसे यानी कि ही, या फिर आप यहाँ पर आपको सेंटेंस में लग रहा होगा कि मैम गया था लिख दिए, यानी कि ये तो पास्ट परफेक्ट में भी साउंड कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन होती है तो आप था को हटा दो, उसे पीटा गया, आप सिर्फ सिंपली इतना सोचो। ओके, सो आपको अब समझ में आ जाएगा। उसे पीटा गया यानी कि हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को उसे यानी कि ही, और ही के साथ हमारा क्या लगता है? वॉज लगता है, ही वॉज। और पीटना यानी कि बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पेसिव में लगते हैं थर्ड फॉर्म, तो बीटन। कौन पीटा था कौन नहीं पीटा था इसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया है, तो ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया था। अगर गर्ल की बात करते तो सी वॉज बीटन, मुझे पीटा गया था, आई वॉज बीटन, तुम्हें पीटा गया था, यू वर बीटन, हमें पीटा गया था, वी वर बीटन, वे लोगों को पीटा गया था, दे वर बीटन, रोहन को पीटा गया था, रोहन वॉज बीटन, रोहन और रवि को पीटा गया था, रोहन एंड रवि वर बीटन। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए, कार्य किया जा रहा था। मैंने एक सेंटेंस आपको मैं बताना भूल गई EZMR का, कि आपके पेसिव में जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे ना,
पेसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इज एम आर का यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं ये पास्ट वाले आपको बता दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे प्रेजेंट वाले भी। तो जब आपका कोई काम कंटिन्यू चलता है और उसमें आपको सब्जेक्ट का अता पता नहीं होता है, यानी कि वो पेसिव वाले होते हैं। और पेसिव का ये कंटिन्यू चल रहा है। देखिए आपका सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्य किया जा रहा था, मतलब किया जा रहा था, कंटिन्यू किया जा रहा था। कौन कर रहा था इसके बारे में नहीं पता है, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो गायब है। तो यही हमारा पेसिव वाला सेंटेंस है। और पेसिव वाले सेंटेंसेस में कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव है। और इसे बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइंड में फिट कर लीजिएगा। यहाँ पर कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य यानी कि वर्क, द वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमेशा ऑब्जेक्ट, पेसिव में ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, ठीक है। द वर्क वॉज, देखिए हमेशा वर्क को आप काउंट नहीं कर सकते, और जो चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते उसे हमेशा सिंगुलर नाउन में रखा जाता है। ओके, तो वर्क हमारा सिंगुलर हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वॉज का यूज़ कर दिया। और जब भी आप कॉन्टिन्यूअस की पेसिव वाली बात करोगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन अगर आप पेसिव की बात करते हो तो वहाँ पे आपका बीइंग लग जाता है। और एक बात मैंने अभी बोला ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। जब मैं पेसिव वाले कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका बिल्कुल यही रूल अप्लाई होगा। अगर वहाँ पर प्रेजेंट की बात करते तो इज एम आर में से कोई चीज़ यूज़ होता, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मतलब कोई काम कंप्लीट करने की बात हो रही है, राइट। और कंप्लीट यानी मतलब करना, यानी कि डू का थर्ड फॉर्म डन। तो हमारा सेंटेंस हो गया द वर्क वॉज बीइंग डन, कार्य किया जा रहा था। ओके, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो बस यहाँ पर इज एम आर का यूज़ कर देना, बाकी सेंटेंसेस बिल्कुल इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो ये 4 अलग अलग के तरह के सेंटेंसेस थे, आपको समझ में आ गए। चलिए अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस, अब आपको फटाफट ये सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने हैं। आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा पेसिव है, वो आपको समझना है। मैं फटाफट इसे फ्रेम करती हूँ। मैं तैयार नहीं था, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको बोलना हो हम लोग पढ़ रहे थे तो हम बोलेंगे वी वर रीडिंग। वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। एक घर बनाया गया, मतलब कोई काम किया गया किसी के द्वारा, और पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है तो हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे अ हाउस वॉज, A house was built, A house was built, एक घर बनाया गया। खिलौने बेचे जा रहे थे, मतलब बहुत सारे खिलौने की बात करें और कंटिन्यू चल रहा है तो बोलेंगे टॉयज वर बीइंग सोल्ड। टॉयज वर बीइंग सोल्ड, खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज वर बीइंग सोल्ड। तो ये हमारे वॉज वर के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको क्लियर हो गए। एक बार कमेंट में ज़रूर यस बोलिएगा अगर आपको समझ में आ रहे होंगे तो। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन से हेल्पिंग वर्ब है। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, हैड। अब जैसे आपने इज एम आर का यूज़ किया ना कितने बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन में, वैसे आपके हैज़ हैव और हैड भी डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अभी हम सारे सिचुएशन नहीं देख रहे। अभी जो हम सिचुएशन देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पोजीशन को शो करेगा। क्या चीज़ को शो करेगा? हमारे पोजीशन को, यानी कि आपके मालिकाना हक को, आपका किसी चीज़ पे हक है या नहीं, वो हमारा सेंटेंसेस रहेगा। वैसे हैज़ हैव का यूज़ हम वैसे ही कंडीशन में कर सकते हैं, एक पोजीशन के लिए कर सकते हैं, एक हमारा अगर कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है वो सिचुएशन में कर सकते हैं, कोई काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका है वो सिचुएशन में कर सकते हैं, और पेसिव वाले में भी कर सकते हैं।
ओके, तो 4 सिचुएशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हैज़ और हैज़ हैव हैड को हम पोजीशन के तौर पे यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका सेंटेंस क्या है, मेरे पास एक कार है। अगर आपको बताना हो कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक महल है, इस तरह से अगर आपको किसी को अपना हक दिखाना होगा तो आप इस सेंटेंसेस को ऐसे बोलना, आप बोलना आई, और आई के साथ लगते हैं हैव। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ही और सी के साथ आपके लगते हैं हैज़, आई यू वी और दे के साथ आपके लग जाते हैं हैव, और एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो लगाएंगे हैज़, और वही दो व्यक्ति का नाम हो जाएगा तो लगा देंगे हैव। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। अगर आप इस सब्जेक्ट को चेंज कर करके बनाते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। उसके पास, किसी बॉय की बात भी कर सकते हो, किसी गर्ल की भी बात कर सकते हो, तो बात एक ही है, दोनों के साथ हैज़ ही लगाए जाते हैं। तो अगर बॉय की बात करोगे तो ही रहेगा, और वहीं गर्ल की बात करोगे तो आपका सी लग जाएगा, और ही और सी दोनों के साथ लगते हैं हैज़, तो यहाँ पे लगा देंगे हैज़, ही हैज़ या सी हैज़। और पर्याप्त को इंग्लिश में बोला जाता है इनफ। इन सारे सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होते हैं, जिनके वजह से इनमें कोई भी वर्ब यूज़ नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ओके। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी हैज़ इनफ या फिर ही हैज़ इनफ मनी। पैसे की बात करें, मनी, ही हैज़ इनफ मनी या सी हैज़ इनफ मनी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम के पास समय था। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात करें, राम के पास समय था, पास्ट की आप बात कर रहे हो, तो हम बोलेंगे राम, और राम हमारा हो गया एक व्यक्ति। और पास्ट में एक बात आप क्लियर रखो कि आप जितना भी सब्जेक्ट की बात कर दो ना, सबके साथ पास्ट में आपके लगते हैं हैड। इसमें कुछ नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अलग लगाने हैं तो प्लूरल के साथ अलग लगाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैड का यूज़ आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। तो राम सिंगुलर है, इसके साथ भी हैड, अगर प्लूरल रहता तो इसके साथ भी हैड। तो हम बोलेंगे राम हैड समय, यानी कि टाइम, राम हैड टाइम, राम के पास समय था, राम हैड टाइम। तो ये जो आप हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे हो ना, यही आपके पास वाला सेंटेंसेस को शो कर रहा है। जब तक आप हैज़ हैव का यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास कुछ है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, सीता के 2 पुत्र है। तो सीता के पुत्र है तो सीता का पोजीशन होगा, उनके पुत्र पर अधिकार होगा, है ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज हैव। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सीता हैज 2 सन्स। सीता हैज 2 सन्स, सीता के पास सीता के 2 पुत्र है, सीता हैज 2 सन्स, ओके। ये हम लोग देखा। चलिए और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। ऐसा आप सेंटेंसेस बहुत बोलते हो, अब आप ही बताओ कि आप अपने हक को दिखाने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो या नहीं। बहुत सारे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो लड़कों के पास एक गेंद है, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, एडवांस भी आप करने वाले हैं। जितना मैंने आपको बताया ना कि मैं वो हेल्पिंग वर्ब करवाने वाली हूँ, सारे हेल्पिंग वर्ब में एक ही वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। अगर आप वीडियो को इग्नोर करते हो ना, लाइफ टाइम आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा ही, क्योंकि आप अपनी लाइफ के ऐसा कोई सा भी सेंटेंस बोलो, चाहे वो सिंपल हो, डेली यूज सेंटेंसेस आपने कितना भी रट लिया हो, इसके बिना आप नहीं बना सकते कोई सेंटेंसेस। रटने से आप एक ही सेंटेंस सीखोगे, बहुत सारे सेंटेंस नहीं सीख पाओगे। लेकिन ग्रामर रूल अगर आपको ये सब क्लियर होंगे तो आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैंने जैसे बताया कि सब्जेक्ट चेंज कर करके आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ओके। देखिए अगर आपको बोलना हो लड़कों के पास गेंद है, तो लड़कों यानी कि आप बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हो, हम बोलेंगे द बॉयज़। द बॉयज़ के साथ हैव लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ की बात करें, सिंगुलर रहता तो हैज़ लगाते, लेकिन ये प्लूरल है। हैव अ बॉल, ओके, द बॉयज़ हैव अ बॉल। नेक्स्ट है, उसके पास एक मकान है। तो उसके, मान लीजिए हम किसी गर्ल की बात करते हैं तो हम लगा देंगे सी के साथ लग जाते हैं हैज़। सी हैज़ अ हाउस, सी हैज़ अ हाउस, उसके पास एक मकान है, सी हैज़ अ हाउस, ओके। तुम्हारे पास समय क्यों था,
इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्यों का यूज किए हैं, तुम्हारे पास समय क्यों था, तो क्यों के लिए आपको लगाने हैं वाई। और ध्यान दीजिए आपका सेंटेंस पास्ट में आ गया, यही सब छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं। पास्ट में सेंटेंस आ गया जिसकी वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे हैड। व्हाई हैड यू टाइम, आपके पास समय क्यों था, व्हाई हैड यू टाइम। ओके, और यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करो, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क को कभी मत छोड़ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बोल रहे हो तो पता नहीं चल रहा, ठीक है। उसके पास कलम नहीं है, आप कमेंट में लिखते हो ना, तो आप कमेंट में क्वेश्चन मार्क लगा के ज़रूर दिया करो अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो, ठीक है। इस तरह से आप एक अच्छे, मतलब आप सीख रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट के हर रूल को अप्लाई करना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाने चाहिए। ओके, उसके पास कलम नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। हम बोल देंगे ही हैज़ नो पेन, ही हैज़ नो पेन। अब ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए, उसके पास कलम नहीं है, ही हैज़ नो पेन। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। ये सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं ना। इससे पहले मैंने जो हैज़ ऐप की वीडियोस लेकर आई थी 30 डेज़ की कोर्स में, वहाँ पर मैंने आपको कवर करवाया था। इस सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ही डज नॉट have pain, he does not have pain, मेरे पास पेन नहीं है, he does not have pain, सॉरी उसके पास कलम नहीं है, he does not have pen। ओके, तो ये सेंटेंसेस को दोनों तरीके से आप बना सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन दोनों तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं रीडिंग करते हो कुछ तो आपको दोनों सेंटेंसेस में से किसी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, ये क्लियर है। चलिए अब आगे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डू, डज और डिड। और डू डज डिड के मैं ऐसे फैक्ट को बताने वाली हूँ जो शायद आप में से काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होंगे, लेकिन अगर मेरी वीडियोस आप रेगुलर वॉच करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं ये आपको पहले भी मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आप न्यू हो और आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर सीख लेना, बहुत काम आएंगे। तो देखिए, अगर आपके सिंपल नेगेटिव, और याद रखिएगा डू डज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डू डज डिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब आप बात करते हो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल के नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो वहाँ पे आपको लगाने पड़ते हैं डू डज डिड। प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करोगे तो डू डज लगाएंगे, और पास्ट की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक इसका यूजेस होता है जब आप इम्फेटिक सेंटेंसेस की बात करो तो इम्फेटिक सेंटेंसेस यानी कि जोरदार वाक्य, जिस सेंटेंसेस में आप जोड़ देते हो उन सेंटेंसेस में आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड का यूज़ करते हो। मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की आप बात करो, राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे राम डज, ये प्रेजेंट सिंपल, डू डज प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं, ठीक है। तो राम डज नॉट रीड, राम डज नॉट रीड, हमेशा डू डज डिड के बाद वर्ब की आती है पहली फॉर्म, ठीक है। तो राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंसेस में जोड़ देते हो, मान लो आपने मुझसे पूछा कि बताओ तो पूजा, राम पढ़ता है या नहीं, तो मैंने बोला राम नहीं पढ़ता है। अब आप हो गए गुस्सा, आपने कल राम को स्कूल जाते हुए देखा, आप गुस्सा हो गए, बोले राम पढ़ता तो है, कल ही तो मैंने स्कूल जाते हुए उसे देखा, राम पढ़ता तो है। तो आपने उस सेंटेंसेस में जोड़ दे दिया है ना, आपने उस सेंटेंसेस में जोड़ देकर बोला राम पढ़ता तो है। तो जिस सेंटेंसेस में आप जोड़ दे देते हो वो सेंटेंसेस आपके इम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि आप ये इम्फेसाइज कर रहे हो, ये सेंटेंसेस में आप इम्फेसाइज कर रहे हो, कोई सेंटेंसेस के वाक्य में आप इम्फेसाइज कर रहे हो कि वो करता तो है। ये सेंटेंस में डू डज डिड का यूज होता है। ये सेंटेंसेस भले आपका अफर्मेटिव है लेकिन फिर भी इसमें आप डू डज का यूज़ करोगे। आप इन सेंटेंसेस को बनाओगे राम डज रीड। तो आप कहीं देखकर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम यहाँ पर नॉट आपने नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत है। डू डज का यूज़ सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है या इंट्रोगेटिव, लेकिन गाइस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है अगर आप सेंटेंसेस को एम्फसाइज कर रहे हो। राम पढ़ता तो है, राम डज रीड, राम जाता तो है, राम डज गो, मैं आती तो हूँ, आई डू कम।
अगर मैं यूज कर दे रही हूँ तो मे के साथ डू लग जाएगा, ओके, आई के साथ डू। तो आप ये सेंटेंसेस को चेंज कर करके बोल सकते हो, जैसे तुम पढ़ते तो हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम पढ़ते तो हो। यू डू रीड, यू डू रीड, हम पढ़ते तो है, वी डू रीड, वे लोग पढ़ते तो है, दे डू रीड, ओके। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैं नहीं पढ़ा। अब आपने बोला कि मैं नहीं पढ़ा, तो पढ़ा, गया, खाया, पिया, ये आपके पास सिंपल का सेंटेंस है। मैं नहीं पढ़ा, तो ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का भी यूज आप कर सकते थे, ठीक है। अगर आप यही सेंटेंसेस को जोड़ देकर बोले, मैं तो पढ़ा, आपने नहीं देखा तो मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ा, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, आई डिड रीड, आई डिड रीड, मैं तो पढ़ा, आई डिड रीड, तुमने नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो, मैं तो पढ़ा, आई डिड रीड, इम्फोसाइज कर रहे हो आप सेंटेंसेस को, ठीक है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। जैसे अगर आपको बोलना हो हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आप सिंपली सेंटेंसेस को बोल सकते हो, वी डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने डोंट का यूज कर दिया, ओके। डू नॉट को जब एक साथ आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तो डू नॉट का डोंट बन जाता है, ओके। डू नॉट नो इंग्लिश, इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस बन गया वी डू नॉट नो इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। और जब यही सेंटेंसेस को आप एम्फसाइज करोगे, हम अंग्रेजी जानते तो हैं, हम अंग्रेजी जानते तो हैं, तो आप इस सेंटेंसेस को बनाओगे, वी डू नो इंग्लिश, वी डू नो इंग्लिश, हम इंग्लिश जानते तो है, वी डू नो इंग्लिश। नेक्स्ट है उसने नहीं खाया, नेगेटिव, पास्ट सिंपल का सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे उसने नहीं खाया, ही डिडंट, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट ईट, ही डिडंट ईट, उसने नहीं खाया, ही डिडंट ईट। लेकिन अगर उसी सेंटेंसेस को इम्फसाइज करें, उसने तो खाया, मैंने देखा वो चुरा चुरा कर खा रहा था, उसने तो खाया, तो ये सेंटेंसेस में इम्फसाइज करो, जोड़ दे रहे हो, तो ये सेंटेंसेस आपका बन जाएगा, ही डिड ईट, ही डिड इट, उसने तो खाया, ही डिड इट, ओके। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको डू डज भी क्लियर हो गए होंगे, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हमारा वर्ब है विल और सेल। विल और सेल का यूज कहाँ किया जाता है, तो गाइस ये हमारा यूज होता है फ्यूचर सिंपल में। जब आप फ्यूचर सिंपल की बात करोगे ना, वहाँ पे आपका यूज होता है सेल या विल, और कहीं आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, विल और सेल का यूज और कहीं नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि विल और सेल का यूज हम सिंपल सेंटेंसेस में करते, बिल्कुल नहीं। आप विल सेल का यूज सिंपल सेंटेंसेस में कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका कुछ और अदर वर्ड्स आने चाहिए, बट इसमें तो सिर्फ विल और सेल है, तो इसमें तो कुछ आएंगे नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिंपल में काम आएगा। जैसे अगर ही से आप ही सी ये की बात करते हो, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा विल, ओके। आई की बात करोगे तो यहाँ लग जाएगा सेल, यू की बात करोगे तो यहाँ लग जाएगा विल और विल, और सेल वी की बात करोगे तो यहाँ लग जाएगा सेल, और बाकी जो भी आपका बच गया सबके साथ लगा देंगे विल। तो बस आपको ये याद रखने हैं कि आई और वी के साथ लगते हैं सेल और बाकी सबके साथ लगते हैं विल। और एक मजे की बात बताऊं, अब पहले जो हम इंग्लिश बोलते थे ना, पहले की तरह अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप आई और वी के साथ सेल लगा सकते हो, बट मॉडर्न इंग्लिश में अब आई और वी के साथ भी विल लगाया जाता है, सेल का नामो निशान हटा दिया गया। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको आई और वी के साथ भी विल का ही सामना करना पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपकी चॉइस है, आप आई और वी के साथ सेल का भी यूज़ करो तो भी आपके सेंटेंस राइट है, आई और वी के साथ सेल का यूज़ ना करके विल का यूज़ करो तो भी राइट है। तो अगर आपको कहीं याद नहीं आते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज़ कर देना, राइट हो जाएंगे, ओके। देखिए अब सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर आपको बोलना हो मैं जाऊंगा,
सिंपल, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, मतलब इसकी एंडिंग ही हमारी गा गे गी से होती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, इसमें एक्शन होते हैं। मैं जाऊंगा तो आप बोलोगे आई, आप यहाँ लगा सकते हो सेल या फिर लगा सकते हो विल। मैंने दोनों बता दिया, अब दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसका यूज कर सकते हो। तो आई विल या फिर आई सेल गो, आई विल गो या आई सेल गो, मैं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है तुम कल दिल्ली जाओगे, तुम कल दिल्ली जाओगे, तुम यानी कि यू, तो हम लगा देंगे यू, हम बोलेंगे यू विल, और विल के बाद हमेशा लगते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ जाने की बात हो रही है यानी कि गो का यूज करेंगे, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। कब जाओगे? कल, यानी कि एक्सप्रेशन वर्ड है हमारे टुमारो, तो हमारा सेंटेंस बन गया यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। ओके, नेक्स्ट है हम अपना काम नहीं करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, हम अपना काम नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वी, और वी के साथ आपकी चॉइस है, आप लगाओ सेल या फिर लगाओ विल, बात एक ही होते हैं बट आपकी चॉइस है। उसके बाद आप लगाना नॉट, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? नहीं करेंगे, करने का सेंस आ रहा है, यानी कि डू आवर वर्क, अपना काम यानी कि आवर वर्क, हम अपना काम नहीं करेंगे, वी शैल नॉट डू आवर वर्क या फिर वी विल नॉट डू आवर वर्क। ओके, नेक्स्ट है आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो। ये सेंटेंसेस दो तरीके से आप बना सकते हो, कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप बोल सकते हो यू विल नॉट, यू विल नॉट डू एनीथिंग, यू विल नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं करोगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो पहला तरीका ये है कि अगर हम नहीं की बात की है तो नॉट का यूज़ कर देंगे। ओके, लेकिन दूसरा तरीका से भी आप इसे बोल सकते हो, एडवांस लगेंगे, आप बोल सकते हो यू विल डू नथिंग, यू विल डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे, यू विल डू नथिंग। तो ये आपके इसमें नॉट का यूज़ नहीं किए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस भी बन गया, तो ये काफ़ी एडवांस साउंड करते हैं। यू विल नॉट, यू विल डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। ओके, यू विल का कॉन्ट्रैक्शन यूल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके, अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट है तुम काम करोगे, अब बताइए इसके इंग्लिश के आगे, फटाफट आपको फ्रेम करते हुए मेरे साथ जाना है। तुम काम करोगे, तो हम इसके इंग्लिश बोलेंगे यू विल वर्क, यू विल वर्क, तुम काम करोगे, यू विल वर्क। ओके, मैं यह काम अवश्य करूँगा। देखिए, ये सेंटेंसेस को भी बनाने का दो तरीका होता है, ये सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके सेंटेंसेस में अवश्य आ जाते हैं, आप सोचोगे मैम अवश्य आगे मस्ट का यूज़ करते, नहीं, ये आपके टेंस के सेंटेंसेस है, ये आपके टेंस के सेंटेंसेस है, इसमें पॉसिबिलिटी हमें शो नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर आई और विल और सेल का ही यूज़ होगा, बट किस तरह से दो कंडीशन में बनेगा देखिए। मैं ये काम अवश्य करूँगा, ये सेंटेंसेस को आप इस तरह बोल सकते हो, आई सेल डेफिनेटली, I shall definitely do this work, do this वर्क। तो आप इस तरह से ये सेंटेंसेस को ये सेंटेंसेस बना सकते हैं, यू शैल डेफिनेटली डू दिस वर्क, मतलब मैं ये काम अवश्य करूँगा, अवश्य के लिए डेफिनेटली का यूज़ कर दिए। बट ये सेंटेंस है, जब आपके सेंटेंसेस में अवश्य का यूज़ हो जाता है, मतलब कोई काम ज़रूर करेंगे, ऐसा वाला सेंस आ जाता है, तो आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वो ऑपोजिट हो जाता है। आई के साथ जो सेल लगता है तो आई के साथ विल लग जाएगा और डेफिनेटली हट जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन सकता है, आई विल डू दिस वर्क, मतलब मैं यह काम अवश्य करूँगा। ऐसे तो आई के साथ विल लगता है, बट अगर आप विल का यूज़ कर देते हो तो आपका ये सेंस पूरा हो जाता है कि मैं ये काम अवश्य करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। डेफिनेटली नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। देखिए, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, मैं आपको इसके ज़रिए बताती हूँ, इस सब्जेक्ट के ज़रिए बताती हूँ ही के साथ। जैसे अगर आपको बोलना हो वह यह काम अवश्य करेगा, ओके, वह यह काम अवश्य करेगा, तो ये सेंटेंसेस को हम इस तरह बनाएंगे, अवश्य, अवश्य लग गया है लेकिन हमें डेफिनेटली यूज़ नहीं करना है, तो ये सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ही शैल do this work, he shall do this
वर्क। आप बोलोगे मैम ही के साथ सेल का यूज़ नहीं होता है, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके सेंटेंसेस में एकदम ज़रूर वाला, एकदम अवश्य वाला कोई सवाल आ जाता है और आप उसमें डेफिनेटली का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर सकते हो। तो ये आपने अगर बोल दिया ही शैल डू दिस वर्क, तो भी आपका समझ में आ गया कि वह यह काम अवश्य करेगा। ठीक है, इस तरह से भी इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आप बोल सकते हो आई सेल। चलिए आई के साथ सेल ही यूज करते हैं, आप विल का यूज कर सकते हो, मैंने बोला ना कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं आई शैल नॉट हेल्प यू। आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। ओके, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो हम बोलेंगे he will not abuse you, he will not abuse you, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, he will not abuse you। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गए। चलिए will और shall का भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अवश्य जब आएगा तो कैसे आप सेंटेंस बना सकते हो, ये भी क्लियर हो गए। चलिए अब कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। अब देखिए विल सेल तो आपके वही आएंगे, अब विल बी और शैल बी, उसके बाद विल हैव और शैल हैव का कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला है मैं एक डॉक्टर हूँ। अब ये सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है ये देखिए। आपने जो ये विल और बी यूज कर दिया है, विल बी आपके कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये आपको क्लियर होगा ना। विल बी या शैल बी कहाँ कहाँ यूज होते हैं? पहला तो अगर आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग की बात करोगे, किसी की पोजीशन को बताओगे, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में आपका विल बी यूज होगा, जैसे कि वह एक डॉक्टर होगा, वह नेता बनेगा, मतलब कोई चीज़ अपना कोई चीज़ बनेगा, कोई चीज़ होगा, ऐसा आप बोलना चाहते हो, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हो, तो वहाँ पर विल बी या शैल बी का आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा कंडीशन है विल बी का यूज़ करने का कि आप कॉन्टिन्यूस टेंस में भी विल बी शैल बी का यूज़ कर सकते हो वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। ओके, अब बात रहा हैव का, तो हैव का यूज़ आप कर सकते हो सिंपल वाले सेंटेंसेस में, जब आपके पास कोई चीज़ होगी, आपके पास होगी, तो वहाँ विल हैव का यूज़ आप विदाउट वर्ब के साथ करेंगे, यानी कि नाउन प्रोनाउन। आपके पास एक कार होगी तो इसमें आपका कोई एक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पर आप विल हैव शैल हैव का यूज़ कर सकते हो। और एक आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करोगे तो वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, क्लियर होते हुए जाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल और सेल का कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा, आप सेल का भी यूज़ कर सकते हो, विल का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो हम इस सेंटेंसेस का सेल का ही यूज़ करके हम बनाते हैं। हम बोलेंगे आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, या फिर मैं एक डॉक्टर हूँगा, ऐसा भी बोलना चाहते हो तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई शैल बी अ डॉक्टर या आई विल बी अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कार होगी, मतलब पास होगी बोल रहे हैं, पास होने की बात करें, फ्यूचर की बात करें, यानी कि विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव या शैल हैव। तो आपके पास कार होगी, आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे यू, और यू के साथ विल का यूज होता है, यू विल हैव अ कार, यू विल हैव अ कार, आपके पास कार होगी, यू विल हैव अ कार। ओके, नेक्स्ट देखिए पत्र लिखे जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम आप क्या बता दिए, तो गाइस और एक कंडीशन देखिए, विल बी का यूज आप और एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब आप फ्यूचर सिंपल की बात करोगे। जैसे मैंने बताया था ना कि इज-एम-आर का यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है, वॉज वर्ब का यूज पास्ट सिंपल के पेसिव में होता है, वैसे ही विल बी और शैल बी का यूज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की पेसिव में होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट के पेसिव में आपका शैल बी और विल बी का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे पत्र लिखे जाएंगे, लेकिन पत्र कौन लिखेगा इसका पता नहीं है आपको, पत्र कौन लिखेगा इसका पता नहीं है, तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह बना सकते हो, पत्र यानी कि लेटर, तो बोलोगे लेटर्स विल बी, लेटर्स विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, लेटर्स विल बी रिटन, पत्र लिखे जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट है मैच खेला जा चुका होगा। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट क्या मैंने बोला, फ्यूचर परफेक्ट के पेसिव की बात करोगे, ये भी आपका पेसिव है। देखिए मैच खेला जा चुका होगा, लेकिन मैच कौन खेलेगा इसकी बात नहीं बताई गई है। सिर्फ इतना बोला गया है कि मैच खेला जा चुका होगा, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इसका बात नहीं हुआ है, यानी कि पेसिव वाला सेंटेंस है। और चुका होगा आ रहा है यानी कि परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट का पेसिव है ये, जिसमें विल हैव या शैल हैव के साथ बिन का यूज किया जाएगा। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द मैच, द मैच विल have been, the match will have been played, the match will have been played, मैच खेला जा चुका होगा, the match will have been played। ओके चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इतना सारा हम लोगों ने सीख लिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं खुश रहूँगा, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें कि मैं खुश रहूँगा, तो ये सेंटेंसेस को आप सिंपली बोल सकते हो आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी या आई विल बी हैप्पी। ओके नेक्स्ट देखिए उन लोगों के पास पैसे होंगे, तो पास होंगे बोल रहे ना, मतलब पास्ट में होंगे, पास होंगे फ्यूचर में, तो ये हमारा विल हैव वाला कॉन्ट्रैक्शन, विल हैव वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा दे विल हैव, दे विल हैव मनी, दे विल हैव मनी, उन लोगों के पास पैसे होंगे, दे विल हैव मनी। ओके नेक्स्ट है मुझे आमंत्रित किया जाएगा, बट मुझे कौन आमंत्रित करेगा इसकी पता नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने इतना बोला है कि मुझे आमंत्रित किया जाएगा, तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई शैल बी, आई के साथ शैल का भी यूज कर सकते हो, विल का भी यूज कर सकते हो, और हमारा पेसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, आई शैल बी इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया जाएगा। ओके तुम्हें आमंत्रित किया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड। ओके नेक्स्ट है किताब छापी जा चुकी होगी यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, और कौन छापेगा इसका आता पता नहीं है, यानी कि पेसिव सेंटेंसेस। चलिए ये सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए, किताब छापी जा चुकी होगी, आप बोलोगे द बुक विल हैव बीन, द बुक विल हैव बीन प्रिंटेड, द बुक विल हैव बीन प्रिंटेड, किताब छापी जा चुकी होगी। तो ये आपका था विल बी, शैल बी या विल हैव, शैल हैव का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, सेंटेंसेस आप बनाना सीख गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है शुड, मस्ट, ऑट टू। धीरे धीरे हम सारे हेल्पिंग वर्ब्स को कवर करने वाले हैं। तो अब है शुड, मस्ट, ऑट टू। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, इनमें कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं वो देखते हैं। ज़्यादा सेंटेंसेस मैंने नहीं दिया है, बस एक स्लाइड में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, उसका नेक्स्ट स्लाइड में मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। इससे आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होंगे और आप बहुत कुछ सीख भी जाओगे। ठीक है, तो उसे पढ़ना चाहिए। जब आप सिंपली किसी को एडवाइस देते हो तो वहाँ यूज़ किया जाता है शुड। अगर आपके किसी भी सेंटेंसेस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि आप उसमें ज़रूर अवश्य की बात कर देते हो, कोई काम करना ही चाहिए ऐसा आता है, तो वहाँ सिंपली आपको कर देना है मस्ट का यूज़। लेकिन अगर आप बात करते हो मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिकता वाली बात, अच्छी वाली एडवाइस, तो वहाँ यूज़ कर सकते हो ऑट टू। ओके बाकी शुड का यूज सब जगह कर सकते हो, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, आप नॉर्मली एडवाइस दे रहे हो। अब वो पढ़े ना पढ़े वो उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, आपने उसे एडवाइस दे दिया, आपने वो दूसरों से बोला कि उसे पढ़ना चाहिए, तो आप इस सेंटेंसेस को सिंपली बोल सकते हो ही शुड स्टडी, ही शुड स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड स्टडी। ओके नेक्स्ट है तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए। अब सेंटेंसेस में अवश्य आ गया, यानी कि इसमें मस्ट का यूज़ होगा, ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी दिखा रही है। मैंने बोला था ना कि जहाँ भी अवश्य ज़रूर पक्का वाला सेंटेंस आएगा वहाँ मस्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। तो अवश्य आ रहा, तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए, तो आप बोलोगे यू मस्ट, यू मस्ट, सॉरी, you must go there, you must go there,
तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ओके, नेक्स्ट है आपको दयालु होना चाहिए। अब हम किसी को अच्छी एडवाइस दे रहे हैं ना, भाई इतना निर्दय मत बनो, तुम्हें दयालु बनना चाहिए, आप अच्छी वाली एडवाइस उसको दे रहे हैं, यानी कि ऑट टू का यूज कर देंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू ought to, you ought to be kind, you ought to be kind, तुम्हें दयालु होना चाहिए। अभी सेंटेंसेस में देखिए किसी की पोजीशन, किसी की स्टेट को बता रहे कि तो उसे दयालु होना चाहिए, उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट को बता रहे, इसलिए यहाँ पर बी का यूज़ हुआ है। ये मैंने जब एडवांस मॉडल वर्ब वाली क्लास करवाऊंगी ना, वहाँ पे आपको ऑट टू क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सवेरे जागना चाहिए। तो आपने किसी को एडवाइस दिया, ये एक अच्छी भी एडवाइस है ना, यह एक अच्छी एडवाइस है, तो यहाँ पर ऑट टू का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप शुड का भी यूज़ कर दोगे तो भी आपका सेंटेंस परफेक्ट बनेगा। तो आपको सवेरे उठना चाहिए, आप बोल सकते हो यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड गेट अप अर्ली, आपको सुबह उठना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। ओके, तो ये हमारा शुड मस्ट ऑट टू था। चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की। देखिए कैसे हैं, आपको सुबह में टहलना चाहिए, आपने किसी को एडवाइस दिया, ओके, जनरली आपने एडवाइस दे दिया उसे, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, आपको टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह में टहलना चाहिए, मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपको दवा अवश्य लेनी चाहिए। अब अवश्य पक्का जरूर आ गया, यानी कि मस्ट का यूज करेंगे, हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा यू मस्ट। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको दवा अवश्य लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट है हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये तो एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है ना, कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, एक अच्छी वाली एडवाइस है, यानी कि ऑट टू का यूज़ यहाँ पर बेस्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं वी ought to obey your parents। सो हमारा सेंटेंस बन गया कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, यू ought to obey your parents। नेक्स्ट है आपको काम अवश्य पूरा करना चाहिए, आपको काम अवश्य पूरा करना चाहिए, तो यहाँ पर अवश्य की बात कर दी, यानी कि मस्ट का यूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू मस्ट डू वर्क, आपको अवश्य काम करना चाहिए, यू मस्ट डू वर्क। ओके, तो ये आपका शुड, मस्ट और ought to का कॉन्फ्यूजन था। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। सो गाइज नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है शुड बी, शुड हैव। शुड बी और शुड हैव का यूज़ किन कंडीशन में होता है, देखिए शुड बी का यूज़ तो वैसे बहुत सारे कंडीशन में आप कर सकते हो, और शुड हैव का भी आप बहुत सारे कंडीशन में कर सकते हो। कंडीशन क्या है, मैंने इससे पहले जो मैंने 30 डेज के कोर्स में मैंने एडवांस मॉडल्स आप लोगों को कवर करवाया था, शुड, कुड और वुड, उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर करवाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये पता चल रहा होगा, नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ तो मैं थोड़े बहुत सेंटेंसेस दे रही हूँ, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो देखिए शुड बी का यूज़ हमारा होता है 3 कंडीशन में। पहला, जब आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे तो वहाँ शुड बी का यूज़ कर सकते हो। जब आप उसमें कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे तो शुड बी का यूज़ कर सकते हो। जब उसमें पेसिव की बात करोगे तो उसमें शुड बी का यूज़ करोगे, यानी कि ये आपका 3 कंडीशन में यूज़ होता है। और शुड हैव आपका 2 कंडीशन में यूज़ होता है। एक पास्ट वाले एक्शन को बताने के लिए, यानी कि जो काम आप कर सकते थे पास्ट में, लेकिन आपने वो काम के लिए आपस में आप प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हो। ओके, पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन प्रेजेंट में आप वो बात के लिए डिस्कस कर रहे हो, आप रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है पास होना चाहिए, कोई चीज़ प्रेजेंट में पास होना चाहिए। ओके, देखिए हमें ईमानदार बनना चाहिए, तो आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करो ना, हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमारे स्टेट ऑफ बीइंग होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ओके, सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी
वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो यहाँ भी हम उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं कि उसे एक डॉक्टर बनना, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो हम बोल देंगे यू शुड बी, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हें जाना चाहिए था, अब हम बोल रहे कि तुम्हें जाना चाहिए था, पास्ट एक्शन को शो करे, तुम्हें जाना चाहिए था लेकिन तुम नहीं गए, अब क्यों पछता रहे हो। ओके तो तुम्हें जाना चाहिए था, पास्ट एक्शन को शो करे, यानी कि शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव, ये हमारे मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये अपने सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, सभी के साथ शुड का यूज़ होता है, सभी के साथ वुड का यूज़ होता है, यानी कि मॉडल का यूज़ कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऐसे में नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ही शुड हैव गॉन, यहाँ पर गॉन होगा, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। नेक्स्ट है आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पास होने की बात कर रहा है और चाहिए आ रहा, यानी कि शुड हैव का यूज़ होगा सेकंड कंडीशन में। ओके सो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव, यू शुड नॉट हैव, नेगेटिव है ना, यू शुड नॉट हैव मनी, यू शुड नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए, यू शुड नॉट हैव मनी। ओके चलिए इसकी थोड़ा सा और सेंटेंसेस दे देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि पेशी वाले सेंटेंसेस ये आपको दे देती हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, तो ये भी आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हो कि हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हमें, यानी कि वी बोलेंगे वी शुड बी गुड सिटीजन्स, गुड सिटीजन्स। आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए, लेकिन कौन भेजेगा इसका बात हमें पता नहीं है, सिर्फ इतना बोले कि आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा यू शुड बी, यू शुड बी। पेशी वाले सेंटेंसेस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी भेजना, यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंड टू दिल्ली, कौन भेजेगा ये नहीं पता है, सिर्फ इतना बोले कि आपको दिल्ली भेजा जाना चाहिए, यू शुड बी सेंड टू दिल्ली। ओके नेक्स्ट है उसे यहाँ आना चाहिए था, पास्ट एक्शन की बात करें, उसे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आता तो उसकी जॉब लग जाती, लेकिन उसने आया ही नहीं, तो अब वो पछता रहा है, सिर्फ इतना बोले कि उसे यहाँ आना चाहिए था, तो हम बोलेंगे ही शुड हैव, ही शुड हैव कम हियर, यहाँ जो आपने कम का यूज़ किया ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर पूरे डिटेल में इसे सीखना है तो आप हमारी 30 डेज वाले कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मैंने शुड, कुड और वुड पे बेस्ट PhD वाली वीडियोस करवा चुकी हूँ, वहाँ पर आपको सभी बेसिक एडवांस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास कंप्यूटर होना चाहिए, तो मेरे पास होना चाहिए, उस पर पोजीशन होना चाहिए, चाहिए भी आ रहा, यानी कि पोजीशन होना चाहिए, शुड हैव का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई शुड हैव, आई शुड हैव अ कंप्यूटर, आई शुड हैव अ कंप्यूटर, तुम्हें मेरे पास कंप्यूटर होना चाहिए, आई शुड हैव कंप्यूटर। ओके तो ये आपके शुड बी और शुड हैव के कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इज एम आर के साथ हम लोगों ने लगा दिया टू, यानी कि जब आप इज एम आर के साथ टू लगा देते हो, यानी कि आपका इसमें शो करता है इच्छा, आपको अपनी इच्छा से कोई काम करना है, ठीक है, ऐसा मुझे जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे वीडियोस देखनी है, मुझे लाइक करनी है, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो, वहाँ पर इज एम आर टू का यूज़ करेंगे। ओके जैसे मुझे जाना है तो मेरी मर्जी है वहाँ जाना, तो मुझे जाना है, आप सिंपली बोल सकते हो आई एम टू गो, हमेशा वर्ब के पहले आपका टू लग जाएगा, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे जाना है, ही इज़ टू गो, हमें जाना है, वी आर टू गो। ओके इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट है सीता को पढ़ना है, तो सीता की इच्छा है, सीता का मन है, ठीक है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सीता इज़ टू रीड,
सीता इज टू रीड, सीता को पढ़ना है, सीता इज टू रीड। नेक्स्ट है आपको खेलना है, ठीक है, यहाँ पर होगा आपको, यहाँ पर होगा आपको खेलना, आप खेलने को या फिर आपको खेलना है। चलिए जो सेंटेंसेस था वही रहने देते हैं। हमारा सेंटेंस है आप खेलने को है, मतलब खेलने को है, आपका मन है खेलना। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू आर टू प्ले, यू आर टू प्ले, आप खेलने को है, यू आर टू प्ले, या फिर आपको खेलना है, यू आर टू प्ले। नेक्स्ट है श्याम खाने को है या श्याम को खाना है, बात एक ही है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा श्याम इज टू ईट, श्याम इज टू ईट, श्याम को खाना है, श्याम इज टू ईट। ओके, चलिए नेक्स्ट इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते और सेंटेंसेस लेकर। अगर आपको बोलना ट्रेन आने को है या फिर ट्रेन को आना है, कोई अटपटा सेंटेंस बन जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे ट्रेन आने को है। तो ट्रेन को जबरदस्ती कोई थोड़ी ना भेजेगा, ट्रेन जा जा जा, ना ही उसकी मर्जी है। ओके, तो ये थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पर इज एम आर टू का यूज़ होता है जब आप कोई काम इच्छा से करते हो, ठीक है। तो ट्रेन आने को है, सिंपली आप समझ लीजिए, आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो द ट्रेन इज टू कम, इज टू कम, ट्रेन को आना है, द ट्रेन इज टू कम। नेक्स्ट है आपको पत्र लिखना है, तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है, आपको पत्र लिखना है, हम बोलेंगे यू आर टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, यू आर टू राइट अ लेटर, आपको पत्र लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग को गाना है, हम लोग को गाना है, तो आप बोलोगे वी आर टू सिंग, हम लोग को गाना है तो हम लोग अपनी मर्जी से गाएंगे, तो हम बोलेंगे वी आर टू सिंग। नेक्स्ट है उन लोगों को आना है, उन लोगों को आना है, तो हम बोलेंगे दे आर टू कम, दे आर टू कम, उन लोगों को आना है, दे आर टू कम। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये आपका इज एम आर के साथ टू का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है, चलिए अब आगे बताती हूँ। सो गाइस देखिए, नेक्स्ट है हमारा वॉज वर्ब के साथ टू का यूज़ कर देंगे। जब हम वॉज वर्ब के साथ टू का यूज़ करेंगे तो ये हमारा पास्ट में कोई काम हमें इच्छा से करना था, ठीक है, कोई काम हमारे इच्छा से करना था। तो इसमें ज़्यादा सेंटेंसेस दे दूंगी क्योंकि आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि इसे कैसे फ्रेम करना है। तो देखिए कैसे हमें फ्रेम करना है। अगर आपको बोलना हो मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना था, तो यहाँ आप अपनी पास्ट की इच्छा बता रहे हो, मुझे पढ़ना था, तो आप बोल दोगे आई वॉज टू रीड, आई वॉज टू रीड। मतलब देखिए जैसे आपने प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए ना, बिल्कुल इसे भी वैसे ही बनाने हैं, बस इसमें पास्ट में आपकी इच्छा दिखानी है। ठीक है, राम को दिल्ली जाना था, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे राम वॉज टू गो टू दिल्ली, टू गो टू दिल्ली। राम को दिल्ली जाना था, राम वॉज टू गो टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है क्या राम को खाना था, राम की मर्जी थी, आप ये बोल रहे क्या राम को खाना था, तो हम बोलेंगे वॉज राम टू ईट, वॉज राम टू ईट, क्या राम को खाना था, वॉज राम टू ईट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। राम को त्याग पत्र देना था, त्याग पत्र यानी कि रिजाइन करना था, तो राम को त्याग पत्र देना था, आप बोलोगे राम इज टू रिजाइन, राम इज टू रिजाइन, राम को त्याग पत्र देना था, राम इज टू रिजाइन मतलब रिजाइन करना था। ओके, तो वॉज वर्ब के बस यही कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा हैज़ हैव के साथ टू। जब आप हैज़ हैव के साथ टू लगा देते हो तो आपके सेंटेंसेस में कंपल्सन शो करता है। कंपल्सन यानी कि मजबूरी, आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, कोई काम करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मतलब मैं ये काम करना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है। ओके, तो जैसे सेंटेंस है मुझे जाना पड़ता है, जैसे मैंने हैज़ हैव का यूज़ बताया था ना कि किसके साथ कौन सा, किन सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज़ होगा, बिल्कुल वैसे ही इसे भी यूज़ करना है। तो मुझे जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो, आई हैव टू
गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। नेक्स्ट है उसे पत्र लिखना पड़ता है, उसे पत्र लिखना पड़ता है, मतलब उसकी मजबूरी है, लिखना नहीं चाहता लेकिन उसे मजबूरी में लिखना पड़ता है, उसके दादाजी लिखवाते हैं तो उसे पत्र लिखना पड़ता है। तो हम बोलेंगे he has to write a letter, he has to write a letter, उसे पत्र लिखना पड़ता है, he has to write a letter। ओके, नेक्स्ट है आपको काम करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको काम करना पड़ता है, तो आप बोलोगे you have to work, you have to work, आपको काम करना पड़ता है, you have to work। ओके, नेक्स्ट है राम को पटना जाना पड़ता है, राम जाना नहीं चाहता, मजबूरी में उसे जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे राम हैज़ टू गो टू पटना, गो टू पटना, राम को पटना जाना पड़ता है, राम हैज़ टू गो टू पटना। ओके, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे हैज़ हैव के। चलिए इसके थोड़ा सा और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अगर आपको बोलना हो राम को पढ़ना पड़ता है, मतलब यहाँ पर राम पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरी में राम को पढ़ना पड़ता है, आप ऐसा कहना चाहते हो, तो आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हो राम हैज़, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो हैज़ हैव लगते हैं, तो आप बोलोगे राम हैज़ टू गो टू, सॉरी, हम बोलेंगे राम हैज़ टू स्टडी, राम हैज़ टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ता है, राम हैज़ टू स्टडी। नेक्स्ट है उसे अस्पताल जाना पड़ता है, मतलब वो अस्पताल जाना नहीं चाहता है लेकिन उसे जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे उसे, यानी कि किसी बॉय की बात करते हैं, ठीक है, तो ही का यूज़ कर देंगे, हम बोलेंगे ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है रीता को नाचना पड़ता है, रीता नाचना नहीं जानती है, वो नाचना नहीं चाहती है लेकिन मजबूरी में उसे नाचना पड़ता है, उसकी बहन की शादी है तो उसे नाचना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं रीता हैज़ टू डांस, रीता को नाचना पड़ता है, रीता हैज़ टू डांस। नेक्स्ट है मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, अब मैं कपड़ा धोना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे मजबूरी में कपड़े धोने पड़ते हैं, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ। तो ये हैज़ टू के कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस, इन सब की नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ, कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी कोर्सेज भी फ्री आती है, मेरी PDF भी फ्री आती है, आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, कुछ भी आपको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आप प्री इंग्लिश क्लासेस, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस तो हमारी क्लासेस विजिट हो जाएगी। वहाँ पे आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हो और हमारे जो भी पर डे की वीडियोस होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पर डे की PDF, चाहे वो हमारी 30 डेज़ की कोर्स वाली PDF हो या फिर नॉर्मल वीडियोज़ वाली PDF हो, सभी की PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, जिसकी अगर PDF आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैड टू। जैसे अभी आपने हैज़ टू और हैव टू कवर किया ना, बिल्कुल वैसे ही हैड टू को भी कवर करना है। वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस ये आपके पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ा, कोई काम पास्ट में मजबूरी में आपको करना पड़ा, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा। जैसे मुझे खेलना पड़ा, मतलब मैं खेलना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे खेलना पड़ा, आप ऐसा बोलना चाहते हो, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। आपको काम करना पड़ा,
आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको काम करना पड़ा, तो आप इन सेंटेंसेस को बोलोगे यू हैड टू वर्क। यू हैड टू वर्क, आपको काम करना पड़ा, यू हैड टू वर्क। ओके, नेक्स्ट है उसे भीख मांगनी पड़ी। उसे भीख मांगनी पड़ी, तो वो मांगना नहीं चाहता था लेकिन उसे भीख मांगनी पड़ी। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा उसे, यानी कि किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सभी के साथ आपका हैड लगता है। तो हम बोलेंगे ही। अगर आप किसी गर्ल की बात करते हो तो यहाँ पर लगा सकते हैं सी या फिर ही हैड टू बैग, भीख मांगना यानी कि बैग। तो ही हैड टू बैग या सी हैड टू बैग। ओके, बैग कोई थैला वाला बैग नहीं। ओके, भीख मांगना यानी कि बैग। नेक्स्ट है उसे पढ़ाना पड़ा, मतलब वो पढ़ाना नहीं चाहती थी लेकिन उसे पढ़ाना पड़ा। तो ये सेंटेंसेस हमारा हो जाएगा ही या फिर सी हैड टू स्टडी, हैड टू स्टडी। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैड टू स्टडी या सी हैड टू स्टडी। ओके, उसे पढ़ाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, उसका फ्यूचर है विल हैव टू। जब आप विल हैव के साथ टू लगा दोगे यानी कि कोई काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मतलब मैं वो काम करना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे वो काम करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे आपको विल हैव के साथ टू लगाने हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मुझे पटना जाना पड़ेगा, आने वाले समय में फ्यूचर की बात करें, ठीक है। मुझे पटना जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे पटना जाना पड़ेगा। तो आप सिंपली ये सेंटेंस को बनाओगे आई, और आपकी मर्जी, आप यहाँ पर सेल का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप सेल का भी यूज़ कर सकते हो, विल का भी यूज़ कर सकते हो। तो हम विल का यूज़ करते हैं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विल ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो बोलेंगे आई विल हैव टू, आई विल हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू पटना। ओके, मुझे यह काम करना होगा, करना होगा या पड़ेगा, मतलब वही आप बताना चाहते हो ना, मतलब मजबूरी में मुझे वो काम करना होगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यह काम करना होगा। आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, आई विल का यूज़ करो, सेल का यूज़ करो, बात एक ही है। चलिए यहाँ पर सेल का यूज़ करके मैं दिखा देती हूँ, बात एक ही है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप विल का यूज़ भी कर सकते हो, सेल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस होगी। तो हम बोलेंगे आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। सो हमारा सेंटेंस हो गया आई शैल हैव टू डू दिस वर्क या फिर आई विल हैव टू डू दिस वर्क, बातें की है। ओके, नेक्स्ट है राम को आज्ञा माननी होगी, मतलब वो चाहे या ना चाहे उसे तो मानना पड़ेगा भाई। तो हम राम को आज्ञा माननी पड़ेगी, हम बोलेंगे राम विल हैव टू, राम विल हैव टू ओबे, आज्ञा मानना यानी कि ओबे, राम को आज्ञा माननी पड़ेगी, राम विल हैव टू ओबे। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों को पटना जाना होगा या फिर हम लोगों को पटना जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो हम बोलेंगे वी विल, या फिर सेल का भी यूज़ कर सकते हो, एज योर चॉइस, विल या सेल दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। हैव टू गो टू पटना। सो हमारा सेंटेंस हो गया वी विल हैव टू गो टू पटना या फिर वी शैल हैव टू गो पटना, हमें पटना जाना पड़ेगा। तो जब कोई काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा तो वहाँ पे आप विल हैव या शैल हैव के साथ टू का यूज़ करना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। सो गाइज नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है कैन या कुड। कैन या कुड में से आप किसका यूज़ करोगे? देखिए अब इसका थोड़ा सिचुएशन देख लीजिए। अगर आप प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करते हो, प्रेजेंट एबिलिटी,
एबिलिटी यानी कि क्षमता। जब आप प्रेजेंट में कोई काम कर सकते हो, जैसे कि आप दौड़ सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप ये उठा सकते हो, ये भारी बैग आप उठा सकते हो, यानी कि अगर आपकी प्रेजेंट में आपकी पावर, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी को शो करता है कोई, तो वो है कैन। लेकिन वही पास्ट एबिलिटी को आपको शो करता है कुड। ये जो कैन और कुड है ना, इसके बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुड लिख दिया, एबिलिटी लिखना चाहिए था, तो पास्ट एबिलिटी। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि जब आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात करोगे तो कैन, पास्ट एबिलिटी की बात करोगे तो कुड। लेकिन अगर आपको कैन और कुड पे डिटेल वीडियो चाहिए कि कैन का यूज़ किस किस सिचुएशन में, सिर्फ पास्ट एबिलिटी में नहीं, परमिशन मांगने में, परमिशन देने में, इन सब में कैन का यूज़ होता है। तो किस तरह किया जाता है, रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन का यूज़ कर देते हैं, तो किस तरह करते हैं, अगर ये जानना है तो मेरी आप वो मॉडल वर्ब वाली वीडियोस देख सकते हो, बेसिक टू एडवांस। मैंने वहाँ पर बेसिक मॉडल वर्ब्स की पूरी एकदम बस मस्त वाली वीडियोस बना दी हूँ, तो आप वो वाला वीडियोस देख सकते हो। और कुड का भी यूज़ बहुत सारे सिचुएशन में होता है, बहुत सारे सिचुएशन, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ कि कैन का यूज़ प्रेजेंट एबिलिटी और पास्ट का यूज़, कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी के लिए की जाती है। जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, प्रेजेंट में मैं ये काम कर सकता हूँ, प्रेजेंट एबिलिटी आप बता रहे हो, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। अगर बोलो वह अंग्रेजी बोल सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, उसकी एबिलिटी है, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, वह अंग्रेजी बोल सकता है, प्रेजेंट एबिलिटी। तो हम बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश। वैसे आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। आप वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोल सकते हो, वी कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। रिया अंग्रेजी बोल सकती है, रिया कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे सब्जेक्ट चेंज कर करके आप लगातार बोलोगे ना, तो मुंह में आपको सेंटेंस रिपीट होते होते आपके याद हो जाएगा आपको, और वो कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम उसे पीट सकते थे। अब पास्ट में की बात कर रहे हैं ना कि तुम उसे पीट सकते थे, तुम्हारे अंदर तो ये पावर थी उसे पीटने की, तुम उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे, तुम उसे पीट सकते थे, पास्ट एबिलिटी। तो हम इसे सेंटेंसेस को बोलेंगे, यू कुड बीट हिम, यू कुड बीट हिम। तुम उसे पीट सकते थे, यू कुड बीट हिम। नेक्स्ट है, वह लिख सकता था, सॉरी यहाँ पर वह लिख सकता था, वह लिख सकता था, उसके अंदर ये एबिलिटी थी पास्ट में कि वह लिख सकता था। तो हम बोलेंगे ही कुड राइट, ही कुड राइट, वह लिख सकता था, ही कुड राइट। तो ये हमारे कैन और कुड। आई होप आपको कैन और कुड समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं कि नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है वुड यूज टू। वुड और यूज टू का यूज, देखिए वुड के अगर आप अलग अलग यूजेस सीखने जाओ तो वुड के अकेला आपके 8 यूजेस निकल जाएंगे जो आपको सीखने पड़ेंगे। वुड पे बेस्ड मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो अगर वुड के सिर्फ आप यूजेस सीखने जाओ तो वुड इतने सारे कंडीशन में यूज होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वुड सिर्फ अकेला वुड का इतने सारे यूजेस हैं, वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो वो सीखने जाओगे तो उस पर अलग से वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक यूजेस बताऊंगी जो वुड और यूज टू से काफ़ी मिलता जुलता होता है। ओके, वो यूजेस मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। देखिए आपका ये दोनों जो होता है वुड और यूज टू, वुड का एक यूजेस होता है जब आप पास्ट हैबिट किसी की बताओगे ना, पास्ट हैबिट, जैसे कि मैं वहाँ जाया करता था, मैं जब छोटा था मैं स्कूल जाया करता था, अपने फ्रेंड के साथ खेला करता था, मैं नदियों में नहाया करता था, मैं आम के पेड़ों से आम तोड़ा करता था, मैं अपने फ्रेंड के साथ गाने गाया करता था। मतलब जो भी आपके पास्ट हैबिट अगर आप किसी को बताओगे तो वहाँ पे आप वुड का यूज़ कर सकते हो या फिर यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके,
तो हम यही देखने वाले कि पास्ट हैबिट में वुड का यूज़ कैसे किया जाता है और यूज टू का यूज़ कैसे किया जाता है। वैसे वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो जैसे कि गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़े तो आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे? तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे आप वुड का भी यूज़ कर दोगे तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यूज टू का यूज़ करोगे तो भी वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लिखा रहता है यूज्ड, लेकिन बोला जाता है यूज्ड टू नहीं। ओके, यूज्ड टू, ठीक है, लिखा जाता है लेकिन यूज्ड। ओके, तो गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। अगर आप इंग्लिश में से ट्रांसलेट करोगे तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए हम पहले यूज टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट हैबिट के लिए ज़्यादा यूज़ हमारा यूज्ड टू ही होता है। ओके, सो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, गांधी जी यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। गांधी जी सच बोला करते थे। गांधी जी यूज टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट है सोहन 5 बजे उठा करता था। मतलब उसकी पास्ट की बात बता रहे, पास्ट हैबिट बता रहे कि सोहन हमेशा पास्ट में 5 बजे उठा करता था। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट आप बता रहे हो, इसका यूज़ आप यूज्ड टू से करो या फिर वुड का यूज़ करो। बात एक ही है, वुड का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस इस तरह से वुड का यूज़ करेंगे तो इस तरह बनेगा, सोहन वुड गेट अप। सोहन वुड गेट अप एट 5 o'clock। एट 5 o'clock। यहाँ पे वुड की जगह पे यूज्ड टू का भी यूज़ कर देते तो बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम बनता, ठीक है। बस यहाँ पर वुड की जगह यूज्ड टू हो जाता। ओके, नेक्स्ट है तुम प्रश्न पूछा करते थे। मतलब तुम क्वेश्चन मार्क थे, तुम किसी से भी प्रश्न पूछा करते थे, क्वेश्चन पूछने लगते थे, इतने ज़्यादा तुम क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो हम उसकी पास्ट हैबिट बता रहे, तुम तो पहले बहुत प्रश्न पूछा करते थे, आजकल तुम क्वेश्चन पूछते नहीं हो, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो तुम प्रश्न पूछा करते थे, पास्ट हैबिट बता रहे। तो ये सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हैं, यू यूज टू आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चंस। तुम प्रश्न पूछा करते थे, यू यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है 2015 में लोग मेरे पास आया करते थे। मतलब मैं इतना फेमस थी कि 2015 में सब मुझसे मिलने आया करते थे, बट अब आते ही नहीं है। तो पास्ट में बता रहे कि 2015 में मुझसे लोग मिलने आया करते थे। यूज्ड टू या फिर वुड, दोनों में से किसी का भी यूज कर दो। तो आप बोलोगे पीपल, लोग यानी कि पीपल वुड कम। वुड या फिर यूज्ड टू, बात एक ही है ना, बात एक ही है। कम टू मी इन 2015। सो हमारा सेंटेंस हो गया, पीपल वुड कम टू मी इन 2015। पीपल मेरे पास आया करते थे, मतलब लोग मेरे पास आया करते थे, या पीपल यूज टू कम टू मी इन 2015। ओके, सो ये सेंटेंस आज समझ में आ गया। चलिए, वुड और यूज टू, बस यही कॉन्सेप्ट है कि पास्ट हैबिट जब बताना होगा तो आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई काम कॉन्टिन्यूटी को आप बताते हो ना, कंटिन्यूटी की बात करोगे तो वहाँ पे आप वुड बी का यूज़ कर सकते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। मतलब फ्यूचर में, जैसे कि वह सो रहा होगा। आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, आप ये सेंटेंस को देखकर आप सोचोगे मैम ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है, वह सो रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। तो वो गाइस आपका फ्यूचर में था कि आने वाले समय में वह सो रहा होगा। लेकिन ये आपका सेंटेंस देखिए कैसे हो रहा। मान लीजिए मैं और आप कहीं से घूमकर आ रहे हैं। आपने रास्ते में मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा अभी भाई क्या कर रहा होगा? तो मैंने बोला कि मेरा भाई अभी सो रहा होगा। तो मैंने उस समय, देखिए मैंने तो प्रेजेंट की बात बताई ना कि मेरा भाई सो रहा होगा, प्रेजेंट की बात मैंने बताया ना, लेकिन होगा हमारा सेंटेंस में आ रहा। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का ही है, बस आपका सेंटेंस में होगा आ रहा है। मैं पॉसिबिलिटी, संभावना बोल रही कि मेरा भाई सो रहा होगा, या मेरा भाई खेल रहा होगा, मेरा भाई स्कूल जा रहा होगा। मतलब जिस वक्त मैं खड़ी हूँ उस वक्त की बातें बता रही हूँ कि वो काम कर रहा होगा। तो इसमें हम वुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इस तरह समझना है। अगर आप आने वाले समय में बात करो तो विल बी का यूज करना, लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात बता रहे हो और उसमें होगा आ रहा है, गागी गी आ रहा है, तो वो वुड बी से बनेगा।
ओके तो वह सो रहा होगा इस सेंटेंसेस पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो तो आप बोलोगे ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। मतलब आपकी संभावना है, आप प्रेजेंट बोल रहे हो कि हम लोग तो यहाँ हैं, मेरा भाई अभी सो रहा होगा। ओके राधा गाना गा रही होगी, मतलब वो गाना गाने गई है तो वो अभी इस वक्त गा रही होगी, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राधा राधा would be singing a song, राधा would be singing a song, राधा गाना गा रही होगी, राधा would be singing a song। नेक्स्ट है मैं जाग रहा हूँगा, मैं जाग रहा हूँगा। तो इस सेंटेंसेस को मतलब ऐसा ये सेंटेंस का कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा, लेकिन आप प्रेजेंट में ही शो कर रहे हो, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, मैं जाग रहा हूँगा तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी मैं खुद की, अगर यहाँ पे दूसरा वह जाग रहा होगा, चलिए सेंटेंस थोड़ा चेंज कर देते हैं, वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं था, तो वह जाग रहा होगा। तो आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा, तो वो मैं बोल रही हूँ कि वो हमेशा 3 से 4 सोता है, फिर 4 बजे वो जाग जाता है, तो मैं 4 बज रहा है तो मैं अभी उसके हिसाब से बता रही हूँ कि मेरा भाई अभी जाग रहा होगा, मतलब उसकी नींद खुली होगी तो वह जाग रहा होगा। आप ऐसा बोलना चाहते हो, पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो ही वुड बी waking up, he would be waking up, मेरा भाई अभी मतलब वह जाग रहा होगा, he would be waking up। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे होंगे, ये आपकी पॉसिबिलिटी है कि हम तो अभी बाहर हैं, बच्चे तो अभी खेल रहे होंगे, तो बच्चे खेल रहे होंगे इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे चिल्ड्रेन वुड बी प्लेइंग, चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग, बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग। तो याद रखिएगा विल बी का यूज़ आप आने वाले समय के लिए करते हो, लेकिन वुड बी का यूज़ प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए करते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ता होगा, मतलब कोई काम आपको करना पड़ता होगा। आप राम के घर गए, राम को आप खाना बनाते हुए देखे, तो आपने हमेशा सोच लिया कि राम को हमेशा खाना बनाना पड़ता होगा, उसकी मम्मी हमेशा बोलती होगी खाना बनाने के लिए, तो उसको हमेशा खाना बनाना पड़ता होगा। लेकिन आपको ये गारंटी नहीं है कि वो हमेशा बनाता है या नहीं, आपने बस उसे एक बार देख लिया और अपने मन में आपने ये सोच लिया कि वो हमेशा बनाना पड़ता है उसको, ऐसा सेंटेंस आ रहा, ठीक है। तो ये जो भी मॉडल वर्ब जो भी होता है ना, ये आपके बोलने की सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने फ्रेंड के घर गए, आपका फ्रेंड अपने भाई को पढ़ा रहा है, तो आप उस समय देखकर आपके मन में ये सवाल चलेगा कि मेरा भाई को रोज़ अपने भाई को पढ़ाना पड़ता, मेरे फ्रेंड को हमेशा अपने भाई बहन को पढ़ाना पड़ता होगा, आप ऐसा बोल रहे हो ना। लेकिन ज़रूरी है क्या जो आप सोच रहे हो वो सच है? ज़रूरी तो नहीं है। आप बस अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी संभावना, जैसा आपने सोचा वैसा आपने कहा कि राम को पढ़ाना पड़ता होगा, ठीक है। तो इसमें हमें यूज़ करना होता है वुड हैव टू, और टू लग जाता है इसलिए इसमें लग जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसे शराब पीनी पड़ती होगी, शायद उसकी मैं बहुत टेंशन होगा, उसके दिमाग में बहुत टेंशन होगा, इसलिए उसे शराब पीनी पड़ती होगी। ओके तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे उसे शराब पीनी पड़ती होगी, he would be he would have to drink wine, उसे शराब पीनी पड़ती होगी, he would have to drink wine। ओके नेक्स्ट है तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा, मतलब तुम रहना नहीं चाहते उसके साथ, लेकिन मैंने आपको उसके साथ रहते हुए देख लिया एक बार, तो शायद उसे हमेशा उसके साथ रहना पड़ता होगा, मैंने ये सोच लिया, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है। ओके तो तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता है, इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो यू वुड हैव टू लिव विद हिम, तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू लिव विद हिम। ओके बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सभी बच्चों को उठना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है, जो एकदम छोटे छोटे उसे सुबह थोड़ी उठाया जाता है,
उन्हें तो लेट से उठाया जाता है, जिनके स्कूल रहती है उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। तो सभी तो ऐसा नहीं है, आपने एक बार छोटे बच्चों को उठते हुए देख लिया सुबह में तो आप सोचे इसे हमेशा तो उठना पड़ता होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ओके, तो बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। आप इस सेंटेंसेस को बोल रहे हो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन would have to get up early in the morning, early in the morning. ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया द चिल्ड्रन वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। नेक्स्ट है उसे किताब नहीं खरीदनी पड़ती होगी, हमेशा मांग मांगी चला लेता होगा, दूसरा का बुक ले लेकर चला लेता होगा, उसे किताब नहीं खरीदनी पड़ती होगी। तो ज़रूरी थोड़ी है, वो तो खरीद भी सकता है ना। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही वुड। जो आप अपने मन में प्रतिक्रिया बना लेते हो कि वो उसको काम करना पड़ता होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उसे वो काम हमेशा करना पड़ता होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसी सिचुएशन में आपको वुड हैव टू का यूज़ करना है, क्योंकि आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी होती है और वुड हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सो गाइज नेक्स्ट है हमारे मे, माइट, मस्ट। वैसे तो मस्ट हम लोगों ने क्लियर किया था, फिर से आ गए, चलिए कोई नहीं फिर से कर लेंगे। तो मे, माइट, मस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो देखिए मे की जब आप बात करोगे तो आपके सिचुएशन आएंगे 50% की, मतलब बारिश हो सकती है, 50% की चांस है, हल्की हल्की बादल छाई हुई है तो बारिश हो सकती है। अब मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं बोल दूंगी बारिश होगा तो बारिश होने लगेगा, तो मेरा 50% की पॉसिबिलिटी है। जब वही में 10% की पॉसिबिलिटी होगी, अरे हल्की हल्की तो रोज बादल होती है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पर माइट का यूज़ कर दूंगी। लेकिन पूरा काला घना बादल छाया हुआ था, कल भी ऐसा हुआ था, कल भी बारिश हुआ था, आज भी हो सकता है, ज़रूर होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़ कर देंगे मस्ट का। ठीक है, देखिए आप सफल हो, जब हम किसी को ब्लेस करते, किसी को ब्लेस करोगे, उसे प्रेयर करोगे, तो वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है। तो आप सफल हो, इसके लिए हम बोल सकते हैं मे यू सक्सेड, मे यू सक्सेड, आप सफल हो, मे यू सक्सेड। नेक्स्ट है वह घर पर हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे क्या पता, मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसके घर जानती नहीं हूँ कि वो कब घर में रहता है कब नहीं रहता है, तो मुझे 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है कि वह घर पर हो सकता है, तो यहाँ माइट का यूज़ कर दूंगी। हम ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोल देंगे ही माइट बी एट होम। ये सेंटेंसेस हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा था, इसीलिए इसमें कोई वर्ब नहीं आया, माइट बी यूज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आप हो सकता है सोचकर आप कैन बी का यूज़ भी कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हुई तो माइट बी का यूज़ करना, 50% की पॉसिबिलिटी हुई तो मे बी का यूज़ करना, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो कैन बी का यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है वह अवश्य स्कूल में होगा, अवश्य बोल दिए, मतलब समझ में आ गया मस्ट का यूज़ करना है। चलिए करते हैं, हम बोलेंगे ही मस्ट बी, ही मस्ट बी इन स्कूल, स्कूल में होगा, उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं तो बी का तो यूज़ करना पड़ेगा। ही मस्ट बी इन स्कूल, वह स्कूल में होगा, अवश्य स्कूल में होगा, ही मस्ट बी इन स्कूल। नेक्स्ट है उसे खाना, यहाँ पर उसे होगा, ठीक है, ढक गया है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर उसे लिखा हुआ है ना, उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है, ज़रूर सभी को ये लागू करना चाहिए, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो अवश्य नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सेंटेंस में ये तो समझ में आ रहा ना कि हमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा करके दिखाई गई है, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो आपके बोलने पर डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंसेस में कितनी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो कर रही हूँ तो मस्ट का यूज़ करूँगी। मैं बोलूँगी सी मस्ट नॉट टॉक while eating, सी मस्ट नॉट टॉक वाइल ईटिंग, उसे खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये मे, माइट और मस्ट थे। जब 50% की पॉसिबिलिटी तो मे, 20% की पॉसिबिलिटी तो माइट, और पूरे श्योरिटी हो कि कोई चीज़ की श्योरिटी हो कि मतलब ज़्यादा चांस होगा उसका, अवश्य ज़रूर वाला होगा, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का यूज़ हम करते हैं, मतलब कोई काम
होना चाहिए था, किसी के पास कोई चीज़ होना चाहिए था। अब प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर आप बोलोगे प्रेजेंट में मेरे पास एक कार होना चाहिए, तो हम बोलेंगे आई शुड हैव अ कार प्रेजेंट में। लेकिन वही चीज़ अगर पास्ट में बोले कि मेरे पास कार होना चाहिए था, तो चाहिए था पास होना चाहिए था, तो वहाँ शुड हैव हैड का यूज़ कर देंगे। इसके बाद कोई वर्ब नहीं आती है, नाउन या प्रोनाउन आपके आएंगे। ओके जैसे उसके पास कार होनी चाहिए थी, अगर ये सेंटेंसेस में था नहीं रहता ना, तो ये सेंटेंस हम इस तरह बोलते ही शुड हैव अ कार, ही शुड हैव अ कार। सिंपल बोलते ही शुड हैव अ कार, उसके पास कार होनी चाहिए। लेकिन हमारा सेंटेंसेस में तो था आ जा रहा ना, हमारा सेंटेंसेस में था आ जा रहा, तो हमें तो यहाँ शुड हैव हैड का यूज़ करना होगा। हमें बोलना होगा ही शुड हैव हैड, he should have had a car, he should have had a car, उसके पास कार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है। मेरे पास पेन होना चाहिए था, था मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास पेन होना चाहिए था, तो हम बोल देंगे I should have had, I should have had a pen, I should have had a pen, मेरे पास पेन होना चाहिए था, I should have had a pen। ओके नेक्स्ट है इनके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था, should have had, इनके पास यानी कि they should have had, they should have had a कंप्यूटर, दे शुड हैव हैड अ कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, दे शुड हैव हैड अ कंप्यूटर। ओके नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दिवेश के पास किताब होनी चाहिए थी, दिवेश के पास किताब होनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे दिवेश शुड हैव हैड, दिवेश शुड हैव हैड अ बुक, दिवेश शुड हैव हैड अ बुक्स, दिवेश के पास किताब होनी चाहिए थी। अगर यही सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहता है कि दिवेश के पास किताब होनी चाहिए, तो हम बोल देते हैं दिवेश शुड हैव अ बुक, दिवेश शुड हैव अ बुक, दिवेश के पास किताब होनी चाहिए। ओके तो ये आपके शुड हैव हैड के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको क्लियर हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं मस्ट के। अब ये आपके लास्ट है मस्ट हैव, ये आपके लास्ट हेल्पिंग वर्ब है। जितने में मैंने आपको बताया ना सारे मैंने जितना ऊपर में आपने देखा चार्ट में जो भी आपने देखा वो सारे मैंने कवर करवा दिया। लास्ट बचे हैं शुड हैव, इसे भी कवर करवा देती हूँ। सॉरी मस्ट हैव, मस्ट हैव का यूज़ करेंगे मतलब कोई काम आप कर चुके हैं और अवश्य कर चुके हैं। जैसे मैं अवश्य वहाँ जा चुका हूँ, मैं अवश्य ये काम कर चुका हूँ, वह अवश्य उससे मिल चुका है, ऐसा बोलते हो ना, तो अवश्य ज़रूर पक्का वाले सेंटेंस में मस्ट का यूज़ करेंगे। और ये आपके कोई काम कंप्लीट हो चुका वाला बात आती है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है। जैसे वह अपना काम अवश्य पूरा कर चुका होगा, अवश्य आ रहा, मस्ट का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा ही मस्ट हैव, he must have completed, complete का थर्ड फॉर्म completed होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, completed his work। सो हमारा सेंटेंस हो गया he must have completed his work, वह अपना काम अवश्य पूरा कर चुका है। नेक्स्ट है तुम उससे अवश्य मिल चुके हो, तुम उससे अवश्य मिल चुके हो। फटाफट आपको मेरे साथ फ्रेम करने हैं। हम बोलेंगे you must have met, मीट का थर्ड फॉर्म met। ओके met him, तुम उससे अवश्य मिल चुके हो, you must have met him। नेक्स्ट है वे मेरा नाम अवश्य जान चुके हैं, वो मेरा नाम अवश्य जान चुके हैं, तो हम बोलेंगे they must have, they must have, जानना यानी कि नो का थर्ड फॉर्म known my name, वो अवश्य मेरा नाम जान चुके हैं, they must have known my name। नेक्स्ट है बच्चे घर अवश्य पहुंच चुके हैं, बच्चे घर अवश्य पहुंच चुके हैं, तो बोलेंगे the children must have reached home,
बच्चे अवश्य घर पहुंच चुके हैं। द चिल्ड्रन मस्ट हैव रिच्ड होम। तो ये हमारे थे मस्ट हैव का कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई काम आप कर चुके हो तो उसमें मस्ट हैव का यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि आपका सेंटेंसेस में अवश्य पक्का ज़रूर वाला सेंटेंस आ रहा, एकदम श्योरिटी आप दिखाना चाहते हो। ओके, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको सारे हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गए। हम लोगों ने सारे हेल्पिंग वर्ब्स कवर कर लिए, जितने भी आपको स्क्रीन पर हेल्पिंग वर्ब मैंने दिखाया था ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको डाउट है ना, आप मिलाकर देख लो, सारे हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने सीख लिया। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आपको लगता है कि सभी स्टूडेंट के पास ऐसा वीडियो रहे ताकि वो इंग्लिश बोल पाए, एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाए, तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली रिलेटिव को। छोटे बच्चे होंगे उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी से आप छोटे हो बड़े हो जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं सभी इंग्लिश बोल सकता है इस कॉन्सेप्ट से। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो ये क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको वीडियो कैसे लगे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट देखकर काफ़ी बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट को ये मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, ये वीडियोस में कुछ खास होगी, तभी तो कमेंट अच्छा है। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और गाइस, अगर आपको इसी तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशन वाली क्लास चाहिए ना, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 1 आवर वाली प्रीपोजिशन वाली वीडियोज़ को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप हमें 30 डेज़ की लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि 30 डेज़ में मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी और बिल्कुल इतने डिटेल में ही करवाऊंगी। मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि 30 डेज़ में मैं आपको पूरे डिटेल में सब कुछ कवर करवाऊंगी। तो आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।